भारत का जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना, वहां नियम कानून सिर्फ कागजों के लिए नहीं होते। यहां नियमों का पालन करना करोड़ों का सवाल बन सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि जब कंपनियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को गंभीरता से नहीं लेती तो उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो एक सीधा सा सवाल है, सोचिए अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल नियमों को मानने में सिर्फ एक बार भी चूक जाए तो उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अंदाजा लगाइए, शायद आपका अंदाजा भी कम पड़ जाएगा। 5,49,00,000 रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और यह कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये एक असली जुर्माना है जो सिर्फ एक कंपनी पर लगाया गया था। ये असल कीमत है जो एक कंपनी को चुकानी पड़ी। तो आज के इस विश्लेषण में हम पीएमएलए कानून और इससे जुड़े कुछ बहुत ही अहम मामलों को गहराई से समझेंगे, ताकि ये साफ हो जाए कि इन नियमों का पालन करना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस कानून को ही समझ लेते हैं जो इन सारे भारी भरकम जुर्मानों की जड़ है। यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए। इसे साल 2002 में लाया गया था। अब देखिए, इसके दो मेन काम हैं। पहला, काले धन को सफेद बनने से रोकना, और दूसरा, अगर कोई संपत्ति अपराध से कमाई गई है तो उसे जब्त कर लेना। कह सकते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत मजबूत ताले की तरह काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून आखिर रोकने की कोशिश क्या कर रहा है। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, अपराधी अपने गैर कानूनी पैसे को लीगल सिस्टम में लाते कैसे हैं। देखिए, क्रिमिनल्स ना आमतौर पर 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्लेसमेंट। इसमें गैर कानूनी पैसे को किसी भी तरह बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है। फिर आता है लेयरिंग का स्टेप। यहां उस पैसे को इतने सारे छोटे छोटे और उलझे हुए ट्रांजैक्शंस में घुमाया जाता है कि उसका असली सोर्स पकड़ना मुश्किल हो जाए। और आखिर में होता है इंटीग्रेशन, जहां वो पैसा घूम फिरकर इकोनॉमी में वापस ऐसे आता है मानो वो बिल्कुल लीगल कमाई हो। तो पीएमएलए का पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, अपराध की आय, या जिसे हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी पैसा या प्रॉपर्टी जो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी हो। और अधिकारियों के लिए यही वो निशान है जिसका वो पीछा करते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं कुछ असली केस स्टडीज पर, और शुरुआत करते हैं डिजिटल दुनिया से, जहां ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से होते हैं और नियम तोड़ने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। हमारा पहला केस है बाइबिट का। ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि एक क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर है। अब पीएमएलए के तहत ऐसी कंपनियों को रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो कानूनन इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सरकार को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी दें। अब बायबिट ने क्या किया, उन्होंने भारत में अपना बिजनेस तो खूब फैलाया, लेकिन एक बहुत जरूरी काम भूल गए। वो था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIUIND के साथ खुद को रजिस्टर कराना। ये भारत की वो एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर सीधी नजर रखती है। इस बड़ी गलती और लगातार नियमों की अनदेखी का नतीजा ये हुआ कि सरकार को उनकी वेबसाइट्स ही ब्लॉक करनी पड़ी। और इस लापरवाही का नतीजा सीधा 9,27,00,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। ये एक साफ साफ मैसेज है कि आप नियमों को हल्के में नहीं ले सकते। अब इस लाइन पे जरा गौर कीजिए। धोखाधड़ी से हुई कमाई को विदेश भेज दिया गया। ये लाइन हमें हमारे अगले केस की तरफ ले जाती है, जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का है। और ये दिखाती है कि कैसे ये फाइनेंशियल अपराध देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते। पेटीएम के केस में ना जब जांच हुई तो कई बड़ी बड़ी कमियां सामने आईं। सबसे पहली तो ये कि उनके पास कोई मजबूत इंटरनल सिस्टम ही नहीं था जो संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को पकड़ सके। दूसरी, उन्होंने कई अकाउंट्स के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स यानी STRs फाइल ही नहीं की। STRs मतलब ये एक तरह के अलर्ट होते हैं जो बैंकों को भेजने पड़ते हैं जब भी उन्हें कोई गड़बड़ लगती है। इन्हें फाइल ना करने का सीधा मतलब है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। और इन्हीं सब वजहों से उन पर वो बड़ा जुर्माना लगा जो हमने एकदम शुरुआत में देखा था। अच्छा, अब डिजिटल फाइनेंस से हटकर हम उन संस्थानों की बात करते हैं जो हमारे सिस्टम के गेटकीपर यानी द्वारपाल माने जाते हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि गलतियां कितने अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जैसे प्रोवेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स का लाइसेंस खत्म हो गया था, फिर भी वो काम कर रहे थे। सोचिए, ये ग्राहकों के लिए कितना बड़ा रिस्क है। वहीं नियो एसेट मैनेजमेंट का तो अपने रजिस्टर्ड पते पर कोई फिजिकल ऑफिस ही नहीं था, जिससे उनकी जवाबदेही पर ही सवाल उठ गए। और वे टू वेल्थ ब्रोकर्स, उन्होंने एक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट ही नहीं की। ये केस दिखाते हैं कि छोटे से छोटा नियम भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, तो इन सारे केसेस को देखने के बाद हमें क्या समझ आता है? चलिए इन सब मामलों से मिली सीख का एक निचोड़ निकालते हैं।
अगर हम इन सभी मामलों को एक साथ देखें तो कुछ कॉमन गलतियां हैं जो बार बार नजर आती हैं। वो कौन सी हैं? देखिए, एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। बायबिट ने रजिस्ट्रेशन को हल्के में लिया, पेटीएम और वे टू वेल्थ ने एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में कोताही बरती। प्रोवेज और नियो ने तो सीधे सीधे रेगुलेटर के निर्देशों को ही नजरअंदाज कर दिया और कई मामलों में एसटीआर्स फाइल करने और अपने ग्राहकों पर लगातार नजर रखने जैसी बेसिक जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं किया गया। ये एक तरह से क्या नहीं करना चाहिए उसकी एक पूरी लिस्ट है। तो आखिर में बात सिर्फ कुछ कंपनियों की गलतियों की नहीं है, पिक्चर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, पीएमएलए और इसकी कार्रवाइयों का असली मकसद सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं है। असली मकसद है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को बचाना, ताकि कोई भी अपराधी इसे अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और ये बात हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमारे रेगुलेटर्स को लगातार करना पड़ेगा।